हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाती होगी अच्छी तरीके से, और मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए उपयोगी होती होगी। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से हर उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से बताऊँ जो हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन नहीं समझ पाते हैं या उन्हें किसी तरह की समस्या होती है। तो मैं हर भरसक प्रयास करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दूँ, लेकिन फिर भी अगर यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, या कहीं पे मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पाता हूँ, या आपको लगता हो कि मुझे इन चीज़ों पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे करके उन चीज़ों के ऊपर भी अच्छे से काम कर पाऊँगा, ताकि जो मैं जिस कारण से इस चैनल को मैंने बनाया है और जिस कारण से मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ वो अच्छे से और ज़्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपयोगी हो। सो फ्रेंड्स, इसी लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर यदि मैं कहीं पे गलत होता हूँ तो मुझे कमेंट करके करेक्ट कर दिया कीजिए, ताकि मुझसे भविष्य में वो गलती ना हो। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों की कमेंट्स का अच्छे से अच्छे रिप्लाई दे सकूँ, आपको संतुष्ट कर सकूँ अपने रिप्लाई से, ताकि आपको भी लगना चाहिए कि आपको जो रिप्लाई मिला है, जवाब मिला है, वो आप सही है। तो मैं यही कोशिश करता रहता हूँ। और बहुत सारे हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों की क्वेरीज रहती है, तो उनकी क्वेरीज से रिलेटेड मैं आरटीआई वगैरह भी डालता रहता हूँ। अगर यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो जो आप आरटीआई के थ्रू जानना चाहते हो, सूचना के अधिकार के थ्रू जानना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के थ्रू जो आरटीआई के अंदर आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए। मैं उसके लिए आरटीआई करूँगा और उसमें जो भी मुझे जानकारी मिलेगी फिर वो मैं आप लोगों के साथ वापस से साझा कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे बहुत सारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हर बार मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि उनकी जो कैटेगरी ये है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा का विषय हो जाता है कि हमारे दिव्यांग साथियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और बहुत बार बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे होते हैं जिनके माता पिता भाई बहन चाहते हैं कि उनके भाई बहन जो दिव्यांग हैं वो गवर्नमेंट जॉब करे, तो उन्हें भी कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यदि कोई दिव्यांग है, उनकी कैटेगरी क्या है, तो वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सो फ्रेंड्स, ये जो आज की वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरह के दिव्यांग किस तरीके के काम कर पाएंगे, तो किस तरीके के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड्स, आइए सीधे चलते हैं उस गैजेट, उस पत्र के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 2021 में, और उसी के हिसाब से फ्रेंड्स सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उसी के हिसाब से दिव्यांगजनों को प्रोवाइड की जाती है। सो फ्रेंड्स, वो जो नोटिफिकेशन और गैजेट जो बोलेंगे आप, वो ये है फ्रेंड्स, द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये गैजेट काफ़ी बड़ा है। इसमें तकरीबन आपको 2500 से ज़्यादा पन्ने हैं और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सो बेसिकली ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि अगर यदि एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई क्वेश्चन है और वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अगर यदि कहीं पे गलती होती है हिंदी में तो इंग्लिश वाले को ही वो मान्य करते, कहते हैं वो इंग्लिश वाला सही है। सो यहाँ पे भी मैंने हिंदी वाले को
अभी इग्नोर करके इंग्लिश वाले पे ही आया हूँ मैं, ताकि यहाँ पे क्या क्या है थोड़ा बहुत इसको मैं देख करके बता सकूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। और बाकी इस जो ये पीडीएफ है इस गैजेट का, तो इस गैजेट का जो पीडीएफ है ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हों, अगर यदि आप किसी भी दिव्यांग साथी भाई बहन को जानते हो तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और ये गैजेट भी उन तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि वो किस तरीके के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो फ्यूचर में उन्हें कन्फ्यूज़न ना रह जाए। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड कि वो कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि हम पोस्ट के लिए एलिजिबल है नहीं है, और गलत कैटेगरी सेलेक्ट करके वो अप्लाई भी कर देते हैं, और बाद में वो सेलेक्ट जब मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो सिलेक्शन के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको फाइनली बोला जाता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो तो एलिजिबल ही नहीं थी, तो आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए प्लीज़ अगर यदि आप किसी को भी जानते हो तो उन तक ये गैजेट ज़रूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो इस गैजेट को पढ़ के समझ सके कि वो किस तरह की दिव्यांगता के लिए एलिजिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी जॉब के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये गैजेट ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू जो है वो दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, और उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। इस जो विभाग है उस विभाग ने बैठ करके ये गजेट बनाया है और ये सारा कुछ बताया है कि ये गजेट के हिसाब से ही आपको जॉब मिलनी है। सो फ्रेंड्स, इस जो गजेट थी इसमें कौन कौन लोग थे, ये देखिए, सब कमिटी फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब कि ये भी एक पार्ट थे। सब कमिटी फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड ये भी थे, सब कमिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ये भी थे। ये लोग सारे लोग मिल करके मंथन करके इस गजेट को लेकर के आए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा एज वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो RPWD 16 के तहत ये जो है ये बनाया गया है। और इसमें देख लीजिए फ्रेंड, ये बहुत सारे क्लाउजेज है, पॉइंट्स है, जो कि आपको आराम से बैठ के पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इन्होंने ये वाला देख लीजिए, ये 9 पॉइंट जो यहाँ पे इंग्लिश में है फ्रेंड्स, इसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा ये गजेट। तो आप इंग्लिश में अगर अनकंफर्टेबल है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं, और इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्म्ड अपॉन सेक्शन 33 ऑफ द सेड एक्ट एंड based on the recommendation of expert committee, the central government hereby notify the list of report which is an Annexure V and the list of central government posts for a group A, B, C, D suitable for person with benchmark disability, which is in Annexure C, for information and further necessary action by all cadre controlling authorities in the central government. So friends, ये ABCD ग्रेड की जो जॉब है उसमें किस तरह के डिसेबल्ड लोग एलिजिबल हैं ये उसकी लिस्ट है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं नीचे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट 1, नोट 2 बहुत सारे यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड, नोट 1 में क्या है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायर एड्स एंड assistive device to overcome their difficulty. The aids and assistive device may be provided to person with benchmark disability on their appointment, keeping in view their requirement as per instruction of Department of Person with disability and issued by time to time. So friends, ये पोस्ट जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे सपोज कीजिए किन्हीं को व्हील चेयर की ज़रूरत है या जो भी असिस्टिव डिवाइस चाहिए होगी वो उन्हें देना है, ये ऐसा इन्होंने लिख रखा है। द लिस्ट ऑफ पोस्ट बीइंग नोटिफाइड इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इफ अ पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट, इट इज नॉट टू बी
construct that it has been exempted. Central ministries, department, autonomous bodies, public sector undertaking may further supplement the list by adding to the list of post identified for the respective category of disability. और यहाँ पे एक बात इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो पोस्ट्स हैं इनको फाइनल ना समझा जाए। ये अब ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है। अगर यदि किसी और तरह की डिसेबिलिटी को कोई भी दूसरे गवर्नमेंट बॉडी कंसीडर करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएं कि इस तरीके की डिसेबिलिटी को भी यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता, लिया जा सकता है, तो उस तरीके से भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा उस टाइप की डिसेबिलिटी को। सो फ्रेंड्स ऐसे करके ये बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है। अगर यदि आप पढ़ना चाहे तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। मुझे बस ये दिखाना था आप लोगों को, ताकि अगर यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी कुछ दे रखा है, मैंने बताया जैसा कि 2500 पेज का है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा। अब देखिए फ्रेंड्स असिस्टेंट अकाउंट जनरल ऑडिट, असिस्टेंट अकाउंट जनरल ऑडिट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये ग्रुप ए की जॉब है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, फिर कौन कौन से कैटेगरी के डिसेबल्ड यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के डिसेबल्ड यहाँ पे एलिजिबल है वो यहाँ पे दे रखा है। फिर नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, मतलब कि इसमें किस तरीके का काम करना पड़ेगा। वर्किंग कंडीशन एंड रिमार्क्स, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है रिमार्क्स में, द वर्क इज परफॉर्म मोस्टली इनसाइड इन वेल लाइटेड रूम, द वर्कर यूजुअली वर्क अलोन, ओकेजनल group activity is required, no hazards are involved, mobility should not be restricted with use of appliances for field duties। सो फ्रेंड्स ये बताया गया है कि ये जो कैटेगरी, ये जो सारे जॉब्स के पोस्ट की जॉब हैं, ये मतलब हजार्डस नहीं है, मतलब कि इस जॉब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कैटेगरी के डिसेबल्ड हैं, ये एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें से मिला करके दो में से जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट्स में लिख रखा है ना, उसका फुल यहाँ पे क्या लिख रखा है। जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट एस लिख रखा है, एस का मतलब है सिटिंग, एस टी लिख रखा है, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, खड़े होकर के, डब्लू लिख रखा है, डब्लू का मतलब वॉकिंग, बी एन लिख रखा है यानी कि बेंडिंग, एल लिख रखा है यानी कि लिफ्टिंग यानी उठा करके, केसी यानी कि नीलिंग, और क्रचिंग यानी झुक करके भी काम आप कर सकते हैं, जेयू जंपिंग, सी आर एल क्रॉलिंग, सी एल क्लाइंबिंग, पीपी पुलिंग एंड पुशिंग, एम एफ मैनिपुलेटिंग द फिंगर्स, आर डब्ल्यू रीडिंग एंड राइटिंग, एस ई सीइंग, एच हियरिंग, सी कम्युनिकेशन। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के जो शॉर्ट्स में यहाँ लिख रखे हैं उसका फुल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे ये कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, बी को इन्होंने लिखा है, बी लिखा है तो बी का मतलब है ब्लाइंड, जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है वो, एलवी लो विजन, डी डेफ, एच एच हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए वन आर्म वन लेग, बोथ आर्म बोथ लेग, वन लेग वन आर्म, both leg both arm, both legs and arm, cerebral palsy, leprosy, dwarfism, acid attack victim, muscular dystrophy, autism spectrum disorder, M mild moderate, ID intellectual disability, SLD specific learning disability, MI मेंटल इलनेस, MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। सो फ्रेंड्स ये जो बस अभी ये देख लीजिए यहाँ पे जितने भी ये पोस्ट ये सॉरी ये ग्रुप है, ये ग्रुप की जॉब है, ए बी सी डी किस ग्रुप की जॉब है, तो ए ग्रुप की है, उसमें क्या क्या फंक्शन चाहिए, मतलब कि क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, और उसके बाद कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है, फिर ये काम क्या है और उसके में क्या काम
मतलब कि क्या वो डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रिमार्क्स में उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इसी जो गैजेट है ना, इसी के हिसाब से अगर यदि आप देखिए इस गैजेट में चेंजेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस हो तो वो मुश्किल है। इस गैजेट के हिसाब से सपोज कीजिए कि इस गैजेट के हिसाब से आप एलिजिबल हैं और कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आपको मतलब बोला जा रहा है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप इस गैजेट को ले करके, जिससे कि इसमें देखिए फ्रेंड्स इतने सारे पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, आप चाहें तो खुद से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा एक्सप्लेन किया गया है। टोटल जो पोस्ट्स हैं देखिए 600-700 पोस्ट, मतलब हर तरीके का पोस्ट जो है ABCD करके वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, जो कि कौन से पोस्ट के लिए किस टाइप के फंक्शन चाहिए और किस तरीके के डिसेबल्ड जो है वो एलिजिबल है, वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स इस गैजेट में जो सारा कुछ दे रखा है ना, ये अगर यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप ABCD ये जो 4 कैटेगरी, बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में ही गवर्नमेंट जॉब को बांटा जा रहा है। तो कौन से ग्रेड D में अगर यदि है तो कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है, वो आप चेक कर लेंगे। फिर C के लिए, B के लिए, फिर A के लिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि अभी हम लोग जिस कैटेगरी को देख रहे हैं ये D कैटेगरी में चले गए हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये D कैटेगरी में आ गया है। तो D कैटेगरी में जो है वो कौन से डिसेबल्ड यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। आप चाहे आराम से इस गैजेट को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ के समझिए कि आपकी कौन सी पोस्ट है और क्या एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स बहुत बार कमेंट्स आता है, बहुत सारे दिव्यांग साथी कमेंट करते हैं कि हमारी ये कैटेगरी है और इस नोटिफिकेशन में हमारी इस कैटेगरी को एलिजिबल नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब एलिजिबल किया गया है नहीं किया गया तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वो जो भी कर रहे हैं वो सुटेबिलिटी को देखते हुए कि सुटेबल है या नहीं है तो उसके लिए। लेकिन RPWD एक्ट जो है 2016 उसमें सेक्शन 34 है, जो RPWD एक्ट सेक्शन 34 उसमें जो 34 के अंदर में जिन जिन टाइप के डिसेबल्ड लोगों को कंसीडर किया गया है ना, बस उन्हीं लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन मिला हुआ है। और उसके अलावा जो भी कैटेगरी है अगर यदि वो सेक्शन 34 में मेंशन नहीं है तो फ्रेंड्स इसका एक ही मतलब है सीधा सीधा कि आप गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे अगर सेक्शन 34 जो है वो उसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यदि RPWD एक्ट 16 में आपकी पोस्ट नहीं है, आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब RPWD एक्ट 16 के सेक्शन 34 में क्या क्या एलिजिबल है वो भी अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर पहले बता दिया है कि RPWD एक्ट के 34 में कौन कौन से एलिजिबल हैं, बट फिर भी अगर यदि आपको फिर भी समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि उसमें से आपको समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना सारा पेजेस है और इस पेज के अंदर मैं देखता जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर 2208 पे मैं पहुँच गया और अभी भी ये पेज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये जो गज़ट है ना, ये जो कमेटी है उन्होंने अच्छे से बैठ करके बनाया है ताकि जो दिव्यांग जन हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो समझने में। देखिए फ्रेंड्स अगर यदि आप कहेंगे कि इस गैजेट में बदलाव होकर के हमारी कैटेगरी को ऐड कर देना चाहिए या हमारी कैटेगरी को ऐड करवा दो, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको है ना सीधा सा बात है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस गैजेट को चैलेंज करना होगा। वहाँ पे आपको बताना होगा कि इस तरीके के भी तो डिसेबल्ड हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तब जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट
गवर्नमेंट को बोलेगी तब जा कर के चेंजेस आएंगे। जैसे कि हमारे जो बहुत सारे स्पीच डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग भाई बहन हैं, वो बार बार कमेंट करते हैं कि स्पीच डिसेबिलिटी वालों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो उसमें उनके लिए कोई सीट ही नहीं होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस पोस्ट में अप्लाई करें। तो उसके लिए मैंने एक आरटीआई डाला था, लेकिन उस आरटीआई का अभी मुझे जवाब नहीं मिला है कि अगर स्पीच डिसेबल्ड पर्सन है तो वो किस कैटेगरी में जाकर के अप्लाई करें, ताकि अगर यदि वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो बिना किसी परेशानी के उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। सो वो नहीं आया अभी, लेकिन वो जैसे ही आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि सॉरी कि वो क्या मतलब कि कौन से पोस्ट में अप्लाई करेंगे, जनरल में या फिर अपने रिजर्व कैटेगरी में। सो उसी तरीके से अगर यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना सारा जो कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है, पूरा टोटल देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए ये 281 यहाँ पे आया है। ये 281 आई थिंक कि ग्रुप डी का लास्ट ग्रुप डी में है फ्रेंड्स। ये देखिए ग्रुप डी का शायद है, जी हाँ, ये देखिए फ्रेंड, ये ग्रुप डी है। अब ग्रुप डी में कौन है? प्यून बॉय, मजदूर, मैसेंजर, अटेंडेंट, विलेज वर्कर अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ये सारे ग्रुप डी के पोस्ट्स हैं फ्रेंड्स। सो ये लगभग आपको, जहाँ पे आपने देखा कि 281 जो है इस ग्रुप डी के जो जॉब्स हैं वो पीडब्ल्यूडीज के लिए आइडेंटिफाइड किए गए हैं। और उसमें देखिए फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज देखिए, ग्रुप डी में वो यहाँ पे लोकोमोटर में 1 लेग वाले हैं एलिजिबल, बोथ लेग वाले एलिजिबल नहीं है। देख लीजिए, जहाँ तक कि इसमें मुझे लगता है कि बोथ लेग वाले एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे ये है डिलीवरी असिस्टेंट में बोथ लेग वाले एलिजिबल हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये इसी के हिसाब से ये आपको कहीं भी जो वैकेंसी है वो ध्यान में रख के अप्लाई करना होगा। ये देखिए, ये ग्रुप डी की हो गई, और ग्रुप डी के बाद अब ग्रुप सी में भी लगभग काफ़ी पोस्ट्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी में लगभग और इन्होंने जो पोस्ट आइडेंटिफाई किया है वो आपका टोटल कितने टाइप का पोस्ट है देखिए, 1724 पोस्ट्स जो है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए आइडेंटिफाई किया है ग्रुप सी में। तो अब ग्रुप सी में ये हो गया फ्रेंड्स। अब ग्रुप ए बी में देखते हैं कितनी पोस्ट को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ग्रुप ये ग्रुप सी हो गया। अब ये ग्रुप बी, देखिए ग्रुप बी में जो है वो कितने पोस्ट के लिए आइडेंटिफाइड है जो देख लीजिए। ये गजट के हिसाब से ही फ्रेंड्स, देखिए आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर रूल के बियॉन्ड जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है हमारी कंट्री की क्या पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा है। सो लगभग यहाँ पे भी काफ़ी पोस्ट जो है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे भी लगभग ग्रुप बी में भी 515 पोस्ट्स जो है वो पीडब्ल्यूडीज के लिए सुटेबल है, और उनमें कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट दिया है। और उसके बाद ये ग्रुप बी में है 515, और उसके बाद लगभग 1000 के आसपास ग्रुप ए में है। सो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ जो है ना ये गजट में आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको इंग्लिश वाला पार्ट दिखा दिया है, इसमें देख लीजिए सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है। और इसके बाद जो है अब ये हिंदी वाला पार्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी वाला पार्ट। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको और जानकारी इसमें चाहिए तो आप इस गजट को पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस गजट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के डिसेबल्ड लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए फंक्शनैलिटी जो है ना फ्रेंड्स, वो जो ये वाला जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये फंक्शनैलिटी वाला,
ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें आपकी कैटेगरी एलिजिबल है तो ही यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिखेगी। अगर ये वाले पार्ट में आपकी कैटेगरी एलिजिबल नहीं है ना, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, अगर यदि इस पार्ट में आपकी कैटेगरी दिख एलिजिबल है, सपोज कीजिए कि अगर यदि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर आ जाती है, और अगर यदि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ जाती है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और वो यहाँ पे आपकी कैटेगरी बोथ लेग में आ जाएगी, तो यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे स्टैंडिंग लिख रखा है, एसटी स्टैंडिंग ना, तो अगर यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ पाएंगे तो ये एक कारण हो जाएगा आपके डिस्क्वालिफिकेशन होने का। देखिए यहाँ पे एसटी लिख रखा है, तो एसटी है, तो अब एसटी है तो ये तो स्टैंडिंग हो गई, तो इसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं आपकी कैटेगरी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कीजिए पोस्ट के लिए, तो ही आपके लिए सही रहेगा, ताकि सिलेक्शन में आपको आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सारे कुछ समझ में आ गया होगा आपको। और अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है वो सही है और अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं उन तक इस सूचना को पहुंचाइए, ये जानकारी पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सके कि क्या उनके राइट्स हैं और कहाँ पे वो एलिजिबल हैं और क्या वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ और सूचना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।